So we are in chapter 9. This is force and laws of motion. So last day हमने inertia के types किए थे. ठीक है, inertia के 3 types है: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. और जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी बुक में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो इनर्शिया टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है. कल मैंने वो डिस्कस भी किए थे. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में ये तीनों लॉज भी किए हैं. So this is Newton's first law of motion and this is also called law of inertia. आपका जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है, तो अगर आ जाए आपको डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया तो आप यही डिफाइन करेंगे. ठीक है, so according to the Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in uniform motion. देखिए वही चीज है जो हमने इनर्शिया में किया है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करती है. अनलेस, कब तक? अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसमें अप्लाई ना की जाए तब तक वो अपनी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं. कोई फुटबॉल है. ठीक है, फुटबॉल रेस्ट में है. ठीक है, और हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है. सिमिलरली हियर दिस इज इन रेस्ट, तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश कर रहा है. कब तक? अभी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये लाइन पढ़ी कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगी तब तक जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू करता है. शानवी, क्या हो रहा है? शानवी, आर यू सीरियस? आपके फेस एक्सप्रेशन मुझे सीरियस नहीं लग रहे. आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे. आपको मैंने पहले भी बोला था क्लास में प्रॉपरली बैठे. अब ये मत सोचिए कि मैं आपके फेसेस नहीं देखती. दिस इज क्लास, सो सिट प्रॉपरली. ओके, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनो. तो जब तक इसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक ये फुटबॉल क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी. क्लास में अगर आप आते हैं, ठीक है, तो बी अटेंटिव और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए. कैमरा ऑन रखिए. ठीक है, तो अगर इस फुटबॉल को मैंने मोशन में लेके आना है तो हम क्या करेंगे? इसे किक करेंगे. ठीक है, ऑब्वियसली जब आप इसको किक करोगे दैट इज द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. जब इसे किक किया इसको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो मिली जिसकी वजह से ये क्या आ गई? मोशन में आ गई. ठीक है, ओके. सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने की ट्राई करेगी. बट कब तक? जब तक उसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं मिलती. जैसे ही उसको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मिलेगी वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन उसको क्या करेगी? चेंज कर लेगी. जैसे कि यहाँ पे ये फुटबॉल रेस्ट में थी, इसको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इसको किक किया गया, एक फोर्स दी गई जिसकी वजह से ये किसमें आ गई? मोशन में आ गई. अब आपने देखा होगा कि जब आप फुटबॉल को किक करते हैं वो मोशन में तो आ जाती है, वो रोल करती है ग्राउंड में, तो वो क्या है? ऐसा तो नहीं होता कि वो रोल ही करती रहती है. कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में जाके वो स्टॉप रुकती है. तो जब ये मोशन में आई तो आपने देखा होगा फुटबॉल जब मोशन में आएगा आप उसको ऑब्वियसली किक करोगे तो वो कुछ
टाइम के लिए वो क्या करेगा, मोशन में रहेगा, फुटबॉल जो है वो ग्राउंड में क्या करेगी, रोल करती रहेगी। अब वो मोशन में आ रही है एंड दे ट्राइंग टू बी मोशन, और वो मोशन में रहने की ट्राई कर रही है, बट कब तक करेगी, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं मिलेगी तब तक वो मोशन में ही रहेगी। जैसे ही उसे अनबैलेंस फोर्स मिल गई वो रुक जाएगी। अब आपने देखा होगा फुटबॉल अगर रोल कर रहा है या बॉल अगर रोल कर रही है तो किसी टाइम या किसी पोजीशन में जाके वो रुक जाती है। वो रुकती इसलिए क्योंकि ग्राउंड, आपका जो ग्राउंड है वहां से उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसे मिल रही है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आप आगे पढ़ेंगे। तो जब वो रोल कर रही है तो ग्राउंड से एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसे मिल रही है, जिसकी वजह से वो एक पोजीशन में आके क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं। बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will remain in uniform motion unless an unbalanced force acts on it to change its state of rest or uniform motion. This is Newton's first law, and Newton's first law is also called law of inertia because law of inertia भी क्या था, यही था। हमने कल इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, तो हमने यही पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने उसे स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करने की ट्राई करती है। ठीक है, सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए नोट करना आपने ये। चलिए, ओके, नाउ यहाँ पे आगे जो है दैट इज अ हैवियर बॉडी ऑफर्स मोर इनर्शिया देन ए लाइटर बॉडी फॉर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। आपने देखा होगा, सपोज करिए एक आपके पास कोई अलमीरा है। ठीक है, दो अलमीरा हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक जो है वो क्या है, फुल ऑफ बुक्स है। ठीक है, और एक अलमीरा आपके पास क्या है, खाली है। ठीक है, और आपको इन दोनों अलमीरा को एक एक करके जो है मूव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है। ये बहुत सिंपल सा आपने किया भी होगा इस तरह के। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सी अलमीरा को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी, जो खाली है और जो बुक से भरी पड़ी है। दिस इज वेरी सिंपल। मैम सेकंड। सेकंड, ऑब्वियसली जो आपकी अलमीरा बुक से भरी पड़ी है उसको मूव करने के लिए आपको ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और जो आपकी खाली अलमीरा है उसको कम फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि a heavier body offers more inertia than a lighter body for all the three types of inertia। कि जो heavier body होती है वो सबसे ज्यादा उसमें क्या लगता है, inertia लगता है, more inertia। ठीक है, ऑब्वियसली देखिए जब आपके हैवी जो बॉडी है, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, अब हैवियर बॉडी है तो उसमें ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। ज्यादा इनर्शिया होगा, ज्यादा इनर्शिया का मतलब ये है कि वो अपनी उसी स्टेट में रहने की कोशिश ज्यादा करेगा। समझ आ रही मेरी बात? हैवियर बॉडी, जैसे अभी मैं अलमीरा की बात कर रही थी, अलमीरा जो फुल ऑफ बुक्स है उसमें आपकी क्या है, हैवी बॉडी है, हैवी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, आपका इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा का मतलब ये है कि वो अपनी उसी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगा, मतलब उसमें ही रहने की ट्राई करेगा, मतलब वो रेस्ट में रहने की ज्यादा कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं रेस्ट में रहने के लिए, तो आप जब उसको हिलाएंगे तो आपको उतनी ज्यादा वहां पे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी।
So then a lighter body for all the three types of inertia. Three types of inertia की बात यहाँ पे जो तीनों टाइप्स हमने की थी, चाहे वो inertia of rest, inertia of motion या inertia of direction की बात हो, उसमें इन तीनों केसेस में जो हैवी बॉडी होगी उसमें आपका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा. अगर इनर्शिया ज्यादा हुआ तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन, इसको चेंज करने के लिए आपको ज्यादा क्या है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि हैवी बॉडी का जो होता है इनर्शिया वो क्या होता है, ज्यादा होता है. चलिए आगे हमारे पास जो है दैट इज लीनियर मोमेंटम. हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसके लिए हमें मोमेंटम जो है तो सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, देन हम न्यूटन सेकेंड लॉ करेंगे. सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? मोमेंटम इज द मेजर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी आपके मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज मोशन में है उसमें मोमेंटम होगा. ठीक है, दैट मीन्स सिंपली अगर मैं कहूँ मोमेंटम इज रिलेटेड टू द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी कोई चीज मोशन में है उसमें मोमेंटम आपका होगा ही होगा. रेस्ट की अगर बात करें तो उसमें मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. सो मोमेंटम इज द मेजर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एक चीज आपने याद रखनी है, दैट इज मोमेंटम इज रिलेटेड टू द मूविंग ऑब्जेक्ट. मोमेंटम जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है. और अगर आप इसको डिफाइन करते हैं व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जो लीनियर मोमेंटम है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट विल डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, p से डिनोट करते हैं. एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसके ऊपर ये एरो लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो p इज इक्वल टू mv. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, अगर कोई भी चीज रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. क्यों होगा, देखिए अगर सपोज करिए कोई गाड़ी है रेस्ट में है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो उसकी जो मास और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, गाड़ी है, गाड़ी का मास ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है, बट अगर वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी अगर वो रेस्ट में है. तो अगर चाहे मास जितना ज्यादा हो, जितनी हैवी बॉडी हो, चाहे आप यहाँ पे बुलडोजर की बात कर लो, उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा होगा, बट अगर वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. एंड बोथ द क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो m मल्टीप्लाई जीरो दैट इज जीरो. दैट मीन्स आपके जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एक सिंपल सी बात है, चाहे जितनी हैवी बॉडी हो, अगर वो रेस्ट में है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. क्यों होगा, बिकॉज अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे, तो जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा. दैट मीन्स आपका लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. ओके, सो लीनियर मोमेंटम इज रिलेटेड टू द मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी अगर चीज मोशन में है उसमें मोमेंटम होगा ही होगा. ठीक है, और यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है ये दोनों क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा, मास में भी और वेलोसिटी के ऊपर भी. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक हैवी बॉडी लेते हैं, बुलडोजर ले लेते हैं. ठीक है, अब उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा होता है. ओके, मास जो है ऑब्वियसली इसका बहुत ज्यादा होगा. अगर सपोज करें कि वो मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत स्लो है, कम है. अगर वेलोसिटी कम है बट मास तो ज्यादा है ना, मास उसका ज्यादा है, वेलोसिटी कम है. वेलोसिटी कम का मतलब कि वो थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, तो मास तो ज्यादा है ना. जब आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो ज्यादा आएगी. दैट मींस लीनियर मोमेंटम जो होगा वो ज्यादा होगा. तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो लीनियर मोमेंटम ज्यादा ही रहेगा. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी जो बुलेट है, बुलेट जब आप फायर करते हैं बुलेट को, उसका बुलेट का मास कितना होगा, बहुत कम होगा. इतनी से तो बुलेट होती है, उसका मास कितना कम होता है. बट जब आप फायर करते हैं इतनी स्पीड से जाती है, उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी, यू कैन इमेजिन, है ना. उसका मास बहुत कम है बट उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है. अब यहाँ पे मास कम हो गया बट वेलोसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी. लीनियर मोमेंटम क्या होगा, वो ज्यादा ही होगा.
ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ज्यादा है तब भी वो ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो भी ज्यादा होगा। सो दिस इज द लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अभी मैंने यहाँ पे बात की कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी यूज हो रहा है। वेलोसिटी हमने किया, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्टार्टिंग हम जब से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं से हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो मास की यूनिट क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? मास मैम केजी। केजी, मास के यूनिट होते हैं केजी। वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है बेटा? एनीवन? अर्पित? मैम मीटर अपॉन सेकंड। क्लास में सिर्फ संचित ही है। लक्षिता? मैम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी, और वेलोसिटी की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपके लीनियर मोमेंटम कैसा यूनिट क्या बना? केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, बस आप ये चीज याद रखिए, आप कैसा यूनिट पे अपने आप आपको याद होंगे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपके एसआई यूनिट के आगे केजी मीटर पर सेकेंड किसके? लीनियर मोमेंटम। ओके, चलिए। सो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, ठीक है, यहाँ इस लॉ से आपकी फोर्स की जो रिजल्ट है वो भी यहाँ से डिराइव होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, उतना ज्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ज्यादा फोर्स होगी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, कम फोर्स होगी तो कम इम्पैक्ट होगा। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. अब यहाँ पे अगर आप देखें, डिराइव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन है हमारी, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ चेंज ऑफ मोमेंटम की। यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको देखते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये, इसमें फोर्स अप्लाई की गई, ठीक है, तो मूव किया और यहाँ आ गया। तो यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं v, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो टाइम लिया दैट इज t। ठीक है, मास अगर इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं m, मास तो अगर देखिए अगर इसने अपनी पोजीशन चेंज की है तो इसके मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मास इसका m ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में एक वर्ड पढ़ा, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आपने एक्सेलरेशन में भी पढ़ा था चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सिमिलरली चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब यहाँ पे ये है फाइनल मोमेंटम माइनस लीनियर मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
जब भी जैसे आपने एक्सेलरेशन में आपने क्या किया था, चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम देखिए क्या है, mv, आपने अभी यही पढ़ा ना, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv, यही है ना, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है और ये मास जो वो तो सेम ही रहेगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, u, तो ये आ गया आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर से मैं डेफिनेशन में जाती हूँ, चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमने लिख लिया, बट उसके साथ क्या है, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ का मतलब है डिवाइड बाय टाइम। जैसे कि आपने एक्सेलरेशन में किया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप क्या कर रहे थे, v माइनस यू ओवर टी, डिवाइड बाय टी कर रहे थे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, द रेट ऑफ का मतलब है डिवाइड बाय टी। तो यहाँ पे भी हमने ऐसा किया कि मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड बाय टी कर दिया, बिकॉज वहां क्या लिखा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए इतना हो गया। अब एम वी माइनस एम यू ओवर टी, ठीक है। अब पीछे देखते हैं क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, ठीक है। आगे सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, एफ का, ठीक है। F is directly proportional to mv minus mu over t। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग आपका ये रिजल्ट बन रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, यहां से मैं m को कॉमन ले लेती हूँ, आपके पास क्या बचा, यही बचा, ओके। एंड द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैं लगा रही हूँ, दैट इज के। और अगर आप इस चीज को देखें, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, v माइनस यू ओवर टी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a लिख दिया, ओके। सबसे पहले मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज किया, इक्वल टू में किया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू में चेंज करते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने के लगा दिया, और ये v माइनस यू ओवर टी, दिस इज द एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मैंने a लगा दिया, ओके। अब न्यूटन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा कि अगर 1 kg ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास 1 kg है और उसमें अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, किसी 1 kg बॉडी के ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या आती है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली ये जज किया, ये निकाला कि अगर किसी बॉडी का मास 1 kg है और उसमें अगर आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी कितनी आती है, 1 मीटर पर सेकेंड की। ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन भी 1 पुट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली के की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी 1 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ इस रिजल्ट से, इस एक्सपेरिमेंट करने से उसको ये पता चला कि अगर ये तीनों एफ, एम और ए, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, सभी की वैल्यू अगर 1 होगी तो ऑब्वियसली के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के को 1 पुट करके उसके पास जो रिजल्ट मिला, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से न्यूटन ने फोर्स का ये रिजल्ट डिराइव किया, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये रिजल्ट किया था, फोर्स इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ से इसे डिराइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको न्यूटन सेकंड लॉ आता है तो आपको ये डेरिवेशन ये भी डिराइव करनी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखिए जितना भी था ये जो भी डिराइव किया हमने सिर्फ इस जो भी ये हमारी डेफिनेशन है इसको पढ़ के किया है। चेंज ऑफ मोमेंटम से हमने क्या किया, mv माइनस mu लिखा, रेट ऑफ का मतलब है उसके नीचे क्या लगा दिया, t लगा दिया, एंड हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से किसके कर दिया, फोर्स के कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने मास जो है उसे कॉमन ले लिया, मास को कॉमन ले लिया। जैसे आप मास को कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये जो रिजल्ट है बनेगा, दिस इज द एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u ओवर t, दिस इज a। तो यहाँ पे a लिख दिया, k की वैल्यू को 1 पुट करेंगे एंड यू विल गेट f इज इक्वल टू ma, एंड दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्लियर है, न्यूटन सेकंड लॉ क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am.